गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है आपके चैप्टर 3 का यानी प्रस्तावना का भाग 1 आपका ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसका पार्ट 2 है। इसमें हम जो है नेक्स्ट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने बताया था कि भारत की प्रस्तावना क्या है, उसके बाद मैंने बताया था कि भारत की प्रस्तावना में कब कितने किस तरह के चेंजेस आए हैं। फिर मैंने 2 डेफिनेशंस भी हिंदी में एक्सप्लेन करी थी, आप पार्ट 1 की वीडियो में जाके देख। फिर इंडियन पीपल इज द सोर्स ऑफ इंडियन प्रेम्बल, इस पॉइंट को भी मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। और बच्चों, ये आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो ये वाला पॉइंट मैं जो चैप्टर 2 की फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें जो है संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सारे जो चीज़ें हैं मैं आपका वॉच द यूट्यूब वीडियो BA फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है इसका थर्ड पॉइंट कि प्रस्तावना की तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है। देखिए, प्रस्तावना की तीसरी विशेषता ये है कि ये भारत के संविधान का उद्देश्य बताती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताती है। तो आप जैसा पहले आप जाएंगे एक बार फिर से, आप उद्देशिका को, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आप उसको अच्छे से देख लें उद्देशिका को। उसमें आप देख सकते हैं कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है हमारी, ये वाला ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट तो पूरी तरह से आपका जो सॉरी सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो भारत के लोग को एक्सप्लेन करते हुए, सेकंड पॉइंट जो है ये बाकी की 2.5 लाइन है, जो थर्ड पॉइंट है वो इसको एक्सप्लेन करते हुए है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। भारत के संविधान का उद्देश्य है न्याय पाना, स्वतंत्रता देना भारतीय नागरिकों को, उनको समानता देना, उन गरिमा को बनाए रखना, राष्ट्र की एकता और एक अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्र में भाईचारा लेकर आना। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है जो आप आगे कर सकते हैं। फिर जो है हाँ, मैं फिर से थर्ड पॉइंट पे आती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जस्टिस यानी कि न्याय। मैंने अभी आपको बता दिया कि आप अगर इस प्रस्तावना को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपकी चीज़ें अपने आप से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहला उद्देश्य कौन सा है? न्याय। न्याय आपने उसमें देखा होगा प्रस्तावना में कि उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य है कि प्रस्तावना का उद्देश्य है कि वो ये बताएं कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है न्याय, कि न्याय देने की बात करते हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को। और वो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में पूरी तरह से समानता होना, धर्म, जाति, नस्ल, रंग भेद के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी को समान समझकर सभी के विकास के लिए कार्य किए जाए। तो सबसे पहला उद्देश्य हो गया सामाजिक न्याय देना लोगों को। फिर है आर्थिक न्याय देना लोगों को। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक लेवल पर, पैसे के स्तर पर समानता लेकर आना, इक्वालिटी लेकर आना, जस्टिस करना, कि कोई अमीर गरीब ना हो, उनके बीच में ज़्यादा गैप ना हो, अमीर अमीर बहुत अधिक ना हो जाए, गरीब गरीब ना हो जाए। बैलेंस बनाने के लिए, दोनों को इक्वालिटी पर लाने के लिए बहुत सारे काम जो है संविधान करेगा। सबको नौकरी काम करने के अवसर मिले, सबको जो है समान तौर पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सारे संसाधन उनको मिले। तो ऐसा इकोनॉमिक जस्टिस में कहा गया है। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय का मतलब है ऐसी न्याय प्रणाली, ऐसी संस्था जिसमें किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक आधार पर भेदभाव न किया जाए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का भी पूरा अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्शंस लड़ने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को जो है राजनीतिक पद पर आसीन होने का समान अधिकार हो। तो इस तरह से क्या है कि किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर। और ये तीनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। फिर आते हैं लिबर्टी। आप अगर प्रस्तावना में ही देखेंगे तो प्रस्तावना में जो न्याय के बाद है एक लाइन लिखी गई है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, ये इन 4 बातों की स्वतंत्रता की दी गई है कि थॉट, कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का विचार कर सकता है, अपने विचार को एक्सप्रेशन मतलब अपने विचार को रख सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। बिलीफ मतलब किसी भी वस्तु पर किसी भी धर्म में, किसी भी देवता में वो विश्वास कर सकता है, उससे उसको मना नहीं किया जाएगा। और जो है वो किसी भी धर्म के में उपासना कर सकता है, पूजा कर सकता है। तो ये 4-5 तरह की जो है स्वतंत्रताएं देना भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है आम लोगों को। तो जो कि प्रस्तावना में बताया भी गया है कि स्वतंत्रता कितनी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसी में तीसरे पॉइंट में अगला आता है समानता। कि संविधान का जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले कि वो किसी भी प्रकार की जो नौकरी में भेदभाव उसके साथ ना हो, उसको आगे अपना विकास करने का पूरा अवसर मिले, उसके स्टेटस को लेकर कोई भी भेदभाव ना दिया जाए, यानी कि सबको समान प्रतिष्ठा मिलेगी, सभी को आदर सम्मान समान तौर पर मिलेगा और सभी को जो है अवसर भी समान तौर पर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की समानता की बात जो भारतीय ये जो है प्रस्तावना करती है। ये जो समानता शब्द है, ये भारतीय जो प्रस्तावना है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समान अवसर देना जिससे कि व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यता को बढ़ा सके, अपनी योग्यता दिखाते हुए पूरे पूरे उसको अवसर मिले हर प्रकार से नौकरी करने के लिए, हर प्रकार से किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी को एंटरटेन करने के लिए। चौथा है भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। आप देखेंगे उसमें भाईचारा शब्द भी यूज हुआ है। भाईचारे का मतलब भातृत्व या भाईचारा एक ही बात है, ब्रदरहुड। ये भी जो है फ्रांस की जो क्रांति है वहाँ से ये शब्द जनरेट हुआ था, भाईचारा। तो जैसा कि आपको पता है भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषा, धर्म, जाति, रीति रिवाज, संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ इस देश में बनाकर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु भारतीय संविधान ने अपने अनुच्छेद, अनुसूचियों में इस प्रकार से चीज़ों को बांटा है कि इस देश में कोई भी इस देश का अंग जो है, कोई भी इस देश का राज्य ये महसूस ना करे कि आज़ादी के बाद उसे अलग थलग कर दिया है। इस देश में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सब लोग जो है अपनी विविधताओं को भुलाकर इस देश के लिए एक साथ खड़े रहें। ये ऐसे लोगों के बीच भाईचारा लाने का भी प्रयास जो है भारतीय संविधान करेगा, ऐसा प्रस्तावना में कहा गया है। फिर 5वें पॉइंट में आते हैं व्यक्तिगत गौरव को स्थापित करने का विश्वास, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाए रखने का पूरी की पूरी जो है विश्वास दिलाता है भारतीय संविधान। ऐसा भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, क्योंकि ये गरिमा शब्द प्रस्तावना में लेकर आने का एक कारण ये भी था कि हम बहुत लंबे समय से गुलाम रहे हैं, चाहे मुगलों के एक टाइम से हमने गुलामी देखी हो, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी हो। तो बहुत लंबे समय से गुलामी देखने के बाद हम लोगों को ये लगता था कि हम लोग जो है अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, आज़ादी के बाद स्वतंत्र रहने के तौर तरीके भूल चुके हैं। हमने इतनी गुलामी देख ली है कि हम अपनी गरिमा को कहीं भूल ना गए हों, अपने जो आत्मसम्मान को है वो कहीं भूल ना गए हों। तो जब तक व्यक्ति का गौरव ऊपर नहीं उठकर आएगा, उभर कर आएगा, वो उसको ये महसूस नहीं होगा कि अब वो गुलाम नहीं है बल्कि वो एक आज़ाद देश में है और वो एक गौरवमय जीवन जी सकता है। इस चीज़ की एश्योरेंस देने के लिए ये बात रखने के लिए जो है जब प्रत्येक भारतीय नागरिक गौरवान्वित महसूस करना शुरू कर देगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप ही हो जाएगा। यही चीज़ को देखते हुए भारतीय संविधान में भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए हैं जिससे लगे कि भारतीयों में वो आत्मसम्मान है, वो गुलाम नहीं है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना है। तो जैसे मूल अधिकार दे देना भारतीय नागरिकों को, जिसमें बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए, ये महसूस करवाने के लिए कि अब वो गुलाम नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी अधिकार हैं ये आप गुलामी में जो है इनका अनुभव नहीं ले सकते, लेकिन अब आज़ाद है तो आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए। आपको वोटिंग डालने का अधिकार है, आपको अपने नेता चुनने का अधिकार है, आप खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आपको समान अवसर दिए जाएंगे, आपको आर्थिक तौर पर बहुत सारे जो है आपके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, बहुत सारे आर्थिक छूट दी जाएंगी, सामाजिक छूट दी जाएंगी, तो समानता दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके लिए क्या है, व्यक्ति के अंदर गौरव जगाना जरूरी है।
तो ये बहुत सारे अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान में किया गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देश में एकता और अखंडता बनाए रखने का पूरा काम जो है भारतीय संविधान करेगा। ये जो शब्द है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जिसमें इसको जोड़ने का उद्देश्य यही था कि भारत जो है इतना विस्तृत देश है, इतनी विविधताएं हैं, ये अटूट रहे, ये एक इकाई के तौर पर रहे, ये एकजुट रहे। तो ये जो प्रयास करने के लिए जो है भारतीय संविधान में बहुत सारे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है ऐसे अनुच्छेद और अनुसूचियां डाली गई हैं कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। तो ये जो कुछ विशेषताएं थी जो भारतीय संविधान की मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रस्तावना की आलोचना करना, कि ये प्रस्तावना जो है भारत का अंग नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये तो एक पेज मात्र है, मेन चीज़ें तो संविधान में लिखी है, तो इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए। देखो वो तो मैंने आपको बता दिया कि चंद लाइनें ही बता देती हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। अब इसकी तो कुछ आलोचना करते हैं कि देखिए शुरुआत में ही जो है हम भारत के लोग शब्द दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग ही जो है संविधान बनाने वाले हैं, हमने ही संविधान बनाया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। संविधान सभा ने ये बनाया है, और जो संविधान सभा थी उसके सदस्य जो थे वो आम जनता द्वारा नहीं चुने गए, भारत के लोगों द्वारा नहीं चुने गए। तो फिर किस तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसा है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि जो इसमें नए शब्द डाले गए हैं या पुराने भी शब्द हैं वो एक्सप्लेन नहीं है। समाजवाद शब्द है, ये समाजवाद शब्द जो है पूंजीपति प्रणाली में, समाजवादी प्रणाली, दोनों तरह की शासन प्रणालियों में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वर्ड का एक्चुअल भारतीय शासन प्रणाली में क्या मीनिंग होगा ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्षता जो है किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता होगी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तीसरे पॉइंट में फिर आलोचना की गई है कि ये प्रस्तावना है इसको संविधान का अंग ही नहीं माना जाता, तो फिर इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। चौथा जो है इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि किसी भी प्रकार से प्रस्तावना में कही गई बातों को आप लागू फोर्सफुली नहीं करवा सकते हो, यानी कि आप न्यायालय में जाकर उन बातों को लागू नहीं करवा सकते हो। सपोज करो कि एक आम नागरिक, यानी कि मुझे लग रहा है कि प्रस्तावना को मुझे लागू करवाना है, समाजवादी शब्द को लागू करवाना है, और ये लागू हो नहीं रहा है वर्तमान स्थितियों में। सरकार जो है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें किसानों का शोषण कर रही हैं, मजदूरों का शोषण कर रही है, या अमीर लोगों को या फिर व्यापारी लोगों को, पूंजीपति लोगों को आगे बढ़ाकर लेना चाह रही है, तो वो समाजवाद के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसे में मैं अगर कोर्ट में जाना चाहूँ और ये कहूँगी कि भाई आपने प्रस्तावना में ये दिया है कि समाजवाद को फैलाया जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो मैं कोर्ट में चले जाऊं, लेकिन वहां पर ये चीज़ मान्य नहीं, क्योंकि प्रस्तावना के शब्द जो है कोर्ट में फोर्सफुली आप अप्लाई नहीं करवा सकते हो। तो ये चार चीज़ों पे है के आधार पर आलोचना की जाती है। लेकिन देखिए जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो इन चार चीज़ों को हम उलटने का प्रयास करेंगे कि नहीं, आम लोग जो है, हम भारत के लोग इस संविधान को लागू करते हैं, बात सही है। क्योंकि जब 1951 में, 52 में जब आम चुनाव हुए थे तो लोगों ने जब चुना था तो यही संविधान सभा के सदस्य चुनकर आगे संसद में गए थे, तो लोगों की सहमति थी। कोई बात नहीं, 1946 में नहीं पूछा गया, लेकिन 6 साल बाद ये साफ जाहिर होता है कि लोगों की सहमति थी। उसी तरह से वर्ड्स आर नॉट एक्सप्लेन, यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता शब्द एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, ऐसा भी नहीं है। समाजवाद शब्दों को, धर्मनिरपेक्षता नाम के शब्दों को भाग 3 में, भाग 3 में आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे, भाग 4 में आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ोगे, उनमें कहा गया है कि अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ब्लेम भी आप नहीं लगा सकते हो प्रस्तावना पर। ये बात सही है कि प्रस्तावना जो है पार्ट नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण एक ऐसा पेज है संविधान का जो एक्सप्लेन करता है उद्देश्य, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पार्ट है या नहीं है। इसको फोर्सफुली नहीं लागू किया जा सकता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हाँ फोर्सफुली या न्याय संगत या फिर न्यायालय में जाकर इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये बात भी सत्य है कि विश्व के जितने भी संविधान हैं उन सब की संविधानों की प्रस्तावना को कहीं भी न्याय संगत नहीं कहा गया है, यानी कि न्यायालय में जाकर उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने या लागू करने की बात नहीं की गई है। तो ये चार चीज़ों को आपको अब क्वेश्चन इसी तरह से करना है। पहले आप भूमिका बनाओगे, फिर तो डेफिनेशन लिखोगे, फिर प्रस्तावना लिखोगे, फिर ये पॉइंट जो मैंने आज विशेषताओं वाले एक्सप्लेन किए उनको एक्सप्लेन करोगे, फिर लास्ट में इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करके चार बातें आलोचना के तौर पर लिखोगे, और फिर निष्कर्ष आप लिखोगे, और निष्कर्ष में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे कि ऊपर की जो आलोचना है वो बिल्कुल गलत है।
और जो मैंने आपको लास्ट के जो 2 मिनट में पहले एक्सप्लेन किया, आप उस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन करोगे। तो इस तरह से आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और जल्द ही इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। तो यू हैव 2 or 3 days to prepare yourself for long type question and MCQ question. Thank you.